हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड केमिकल काइनेटिक्स न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर थर्ड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल का मीन्स क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जो होती हैं। काइनेटिक्स का मीन्स जो केमिकल रिएक्शन की गति होती है या जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक। तो यहाँ पे हम जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनकी काइनेटिक को स्टडी करेंगे, यानी उसके रेट को स्टडी करेंगे, तो उसको केमिकल काइनेटिक्स बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है? जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, किसको डील्स करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, तो उसके रेट को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर विच डील्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या फैक्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। एंड द मैकेनिज्म बाय द विच द रिएक्शन प्रोसेड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे जो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेड में होती है मैकेनिज्म, उनको भी डिस्कस करेंगे, तो उसको बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर फैक्टर अफेक्टिंग को भी डिस्कस करेंगे और उसकी मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज आएगा पर यूनिट टाइम में उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज आएगी, जैसे अगर कोई रिएक्शन होगी तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग उसको ही हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज आते ही रहता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है और हमें केमिकल रिएक्शन में क्या बनते हैं? प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। तो हमारे पास पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट तो होता है, जब प्रोडक्ट तो हमारे पास बाद में बनता है, पहले हमारे पास रिएक्टेंट होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, प्रोसीड करती जाती है रिएक्शन, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसका अमाउंट क्या है? डिक्रीज होता जाता है, और जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज आएगा ही, उसी कॉन्सेंट्रेशन को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है टाइम के अकॉर्डिंग उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बनना है? यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास ओनली रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट तो होता नहीं है। तो जब रिएक्टेंट था तो धीरे धीरे क्या होता है, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो कम होता जाता है और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसके अंतर्गत हमें जो मैकेनिज्म है उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं कॉन्सेंट्रेशन में, तो उसको हम चेंज करेंगे। अब फर्स्ट क्या है इसमें? द रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपेरेंस और डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, जो रिएक्टेंट है, देखिए जो रिएक्टेंट है आर, उसका जो रेट है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग जो आर है रिएक्टेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि धीरे धीरे प्रोडक्ट बनने लगता है, प्रोडक्ट फॉर्म होने लगता है, तो इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन। जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी डिक्रीज हुई है आर की, जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी डिक्रीज हुई है उसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। उसको टाइम से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ, कितने टाइम में डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो उसको हम डिसअपेरेंस बोलेंगे, यानी जो आर की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। जब आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, जो रेट ऑफ पी का है, जो पी का रेट है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन पी की इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? पी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, क्योंकि पी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी का आएगा टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन आर का आएगा, क्योंकि आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज है और जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इफ R1 एंड P1 आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड P,
जो R1 और P1 है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एट टाइम T1। जो हमारे पास T1 टाइम है तो T1 टाइम पे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या माना है हमने, R1 और P1। और T2 टाइम पे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, R2 एंड P2। T1 टाइम पे R1 एंड P1 थी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, T2 टाइम पे R2 एंड P2 हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। डेल्टा आर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, जो हमारे पास रिएक्शन हम जनरल इक्वेशन ली थी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यानी जो आर की वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि आर जो है रिएक्टेंट वो तो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीज हो रहा है, माइनस आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंक्रीज हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा रिएक्टेंट पे। अब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी मोल्स पर लीटर। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन को, जो ब्रैकेट है। एग्जाम्पल जैसे PCl5 है, अब PCl5 का जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे PCl3 NCl2 फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास रिएक्टेंट में क्या था, PCl5 था। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई तो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम रेट को जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस डेल्टा। अब रिएक्टेंट आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, PCl5, तो यहाँ पे PCl5 लगा देंगे अपॉन डेल्टा टी लग जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू ये इंक्रीज होती जाएगी तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा PCl3 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, Hg प्लस Cl2, दोनों में कंपोजिशन रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे HgCl2 फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो Hg और Cl2 है वो किस में है, रिएक्टेंट में। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो ऐसे यहाँ पे हम रेट को कैलकुलेट करेंगे इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो माइनस डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। ऐसे यहाँ इसमें आ जाएगा माइनस Cl2 अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि Cl2 भी रिएक्टेंट में है इसलिए यहाँ पे ही माइनस आएगा। प्रोडक्ट में कौन है, HgCl2, तो HgCl2 की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। ऐसे एग्जाम्पल थर्ड है 2HI। अब 2HI ने क्या फॉर्म किया, डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन में ये चेंज हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं जो हाइड्रोजन और आयोडीन है उसके यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का कितने मोल है, 1, यानी 1 मोल हाइड्रोजन है, यहाँ 1 मोल ही आयोडीन है, और यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन था, 2 मोल आयोडीन था। तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडीन ने यहाँ पे 1 मोल में चेंज हुआ है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल आयोडीन किस में चेंज हुआ है, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन में चेंज हुआ है। तो हमें इसको 1 मोल आयोडीन को करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर देंगे, तब हमें 1H और 1I2 मिल पाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब रेट क्या करेंगे, इसका रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हाफ, यानी 1/2 कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 करते, 3 होता तो 1/3 करते, तो यहाँ पे क्या है 2 है तो इसलिए इनको 1/2 कर देंगे हम। 1/2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन और हाइड्रोजन था इसके कितने मोल थे, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडीन के हमें 1 मोल मिला है तो इसलिए यहाँ पे हाफ कर देंगे, इसको 1/2 कर देंगे, तो 1/2 डेल्टा H अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे किस में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। फिर ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, तो H2 डेल्टा टी I2 डेल्टा टी। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन इसका मोल है वो 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल आयोडीन है, यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन है, तो यहाँ भी 1 मोल करने के लिए हम इसको हाफ कर देंगे, इसको HI को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तब ये रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है। यहाँ पे 3 होता तो 1/3 लिखते हैं। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स। रिएक्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट को। थैंक यू स्टूडेंट्स।